फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर 12 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर उसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को और इसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखिए मोनोपोलिस्टिक ये जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। यानी जो दो पार्ट्स मैंने अपने पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में, ये उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट इज़ इट? ये उस तरह की मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यानी कहीं कहीं मिलता जुलता है पर अलग प्रोडक्ट है। और ये अलग कैसे होते हैं? देखिए, थ्रू ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, इनसे थोड़ी सी मोनोपोली पावर्स भी इनको मिल जाती हैं। कैसे? देखिए, जो लाइफ बॉय है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एक, जो लाइफ बॉय सोप है एंड जो लक्स सोप है, दीज आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट तो वो एक ही है, दीज बोथ आर सोप्स, दोनों ही साबुन है, लेकिन दोनों जो है दोनों का ब्रांड नेम अलग है, दोनों का ट्रेडमार्क अलग है। तो यही चीज़ें हैं जो इन्हें डिफरेंशिएटेड बनाती हैं, अदरवाइज है तो दोनों ही साबुन। नेक्स्ट, अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सरसाइजेज ओनली अ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। जो ये फर्म होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, इनका अपने प्रोडक्ट पे एक पार्शियल कंट्रोल होता है, यानी उसका प्राइस जो है उसका पूरा कंट्रोल इनके पास नहीं होता, सिर्फ एक पार्शियल कंट्रोल, एक थोड़ा सा कंट्रोल इनके पास होता है। और जो पार्शियल कंट्रोल इनके पास होता है प्राइस का, वो भी सिर्फ इनके ट्रेडमार्क्स और ब्रांड नेम की वजह से ही इनके पास होता है। सो एक पॉइंट रह गया फ्रेंड्स हमारा इसमें, क्या कि ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम मोनोपोलिक पावर्स कैसे देते हैं फर्म्स को। हमने एग्जांपल लिया लाइफ बॉय का। फ्रेंड्स, लाइफ बॉय के पास एक मोनोपोलिक पावर है, वो क्या है? उसका ब्रांड नेम और उसका जो ट्रेडमार्क है, उसका सिंबल और उसका नेम कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका ब्रांड नेम है। सो हेयर यहाँ पे ये ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम्स एक फर्म को सम मोनोपोलिक पावर्स देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं इनके फीचर्स की तरफ। सो इसका फर्स्ट फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे खरीदार हैं और बहुत सारे बेचने वाले हैं। ऑल्सो द साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल। सभी फर्म्स का जो साइज है वो भी स्मॉल है, एंड ईच फर्म हैज़ अ लिमिटेड शेयर इन द मार्केट। अब हमने सोप इंडस्ट्री का एग्जांपल लिए हैं। सो चाहे लाइफ बॉय हो, चाहे डेटॉल, चाहे लक्स, सबका मार्केट में एक लिमिटेड शेयर है। कोई सभी के पास पूरे मार्केट का कंट्रोल नहीं है, सबके पास मार्केट में छोटा छोटा शेयर है, लिमिटेड शेयर है मार्केट का। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और ये पॉइंट जो है ये इसका मेन पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। सो इट इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी एक ऐसा फीचर है इकलौता जो सिर्फ इसी में पाया जाता है, मतलब दूसरे में भी है एक और में, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ओनली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होते हैं। डिफरेंशिएशन implies that rival firms are selling products which are not perfect substitutes but close substitutes of each other। अब डिफरेंशिएशन का मतलब मैं आपको डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ क्या होता है, यानी कि जो राइवल यहाँ पे क्या है, मतलब अपोजिट फर्म्स जो हैं, जैसे कि लाइफ बॉय और डेटॉल हो गया। सो दीज आर राइवल फर्म्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि डेटॉल अपनी जगह है और लाइफ बॉय अपनी जगह है, बट क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। क्लोज सब्सटीट्यूट कैसे हैं? सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, यानी कि वी कैन यूज़ डेटॉल और डेटॉल की जगह हम लाइफ बॉय को भी यूज़ कर सकते हैं सोप। सो दोनों ही सोप हैं, दोनों का काम सेम है। दीज आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटॉल है और लाइफ बॉय, यानी उन दोनों के ट्रेडमार्क्स अलग हैं,
दोनों का ब्रांड नेम अलग है, हो सकता है दोनों के फॉर्मूला में भी जो इनका प्रोडक्शन होता है वो भी थोड़ा तरीका अलग हो, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। सो दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेलिंग कोस्ट। सेलिंग कोस्ट का मतलब होता है वो कोस्ट जो कि एडवर्टाइजमेंट्स में, प्रमोशंस में हम इन्वेस्ट करते हैं। एक फर्म जितना पैसा इनकर्ड कर रहा है अपनी प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसे हम सेलिंग कोस्ट कहते हैं। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ऑफन सपोर्टेड विद हेवी एडवर्टाइजमेंट्स। अब अगर प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं बट परफेक्ट नहीं है सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, सो वो प्राइस कंपटीशन ना करके कि हम प्राइस कम कर देंगे आप हमसे सामान लो, ऐसा ना करके प्राइसेस सभी का सेम होता है लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स का। डिटॉल है उसकी भी एडवर्टाइजमेंट होती है, लाइफ बॉय की भी एडवर्टाइजमेंट है, लक्स की भी है और सैवलॉन की भी है। लक्स को हम साइड कर दें अगर, सो डिटॉल, लाइफ बॉय, सैवलॉन तीनों का सेम काम है, मतलब कि सेम है, ये मोस्टली क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। प्राइसेस सबके सेम है लेकिन सभी की एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में यानी इसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट्स का सपोर्ट लिया जाता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। इट लीड्स टू सेलिंग कोस्ट, मैंने आपको बता दिया। बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट बायर्स डेवलप अ ब्रांड लॉयल्टी। अब हो सकता है कुछ बायर्स जो हैं वो अपनी एक लॉयल्टी क्रिएट कर लेते हैं कि हम तो इसी ब्रांड से सामान लेंगे, चाहे प्राइस अप हो जाए चाहे डाउन हो जाए। सो वंस अ ब्रांड लॉयल्टी इज एस्टैब्लिश्ड द फर्म एंजॉयज हायर एंड हायर कंट्रोल ओवर प्राइस। अब अगर लॉयल्टी ज़्यादा क्रिएट हो गई, ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो गई, ज़्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम भाई सोप लेंगे तो डिटॉल का ही लेंगे, चाहे उसका प्राइस कितना भी पहुंच जाए या चाहे उसका प्राइस कितना ही डाउन क्यों ना हो जाए, हम तो यही लेंगे। सो इस केस में फर्म के पास प्राइस पे ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है क्योंकि उनको पता है कि उनके बायर्स उन्हीं से प्रोडक्ट लेंगे चाहे उनका प्राइस कितना ही हाई क्यों ना हो जाए। सो यहाँ पे सेलिंग कोस्ट लगाते हैं वो ताकि ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो सके। जितनी वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आएगा, उतनी ही ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी और जितनी लॉयल्टी क्रिएट होगी उतना ही उनको कंट्रोल मिल जाता है प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नॉन प्राइस कंपटीशन। मैंने अभी इसका थोड़े से बताया कि जो फर्म्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, वो प्राइसेस अपना सेम रखते हैं बट वो सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, अपने प्रमोशंस पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। सो यहाँ पे फर्म्स जो है वो अवॉइड करते हैं प्राइस वॉर को, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस वॉर करने से उनको लॉस हो जाए। प्राइसेस अगर आप, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि आप ऐसा नहीं करते। प्राइस वॉर यहाँ पे क्या मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाउन करते जाओगे तब तक जब तक आपकी सेल नहीं इंक्रीज होती। अब प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस डाउन कर दोगे सो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपको हैवी लॉस हो सकता है। सो ये बात फर्म्स अच्छे से समझते हैं और इसीलिए वो प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं और एक नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। So in monopolistic competition, firms are free to enter the industry or leave it. However, new firms have no absolute freedom of entry into industry. अब इसका क्या मतलब है कि फर्म्स के पास एंट्री और एग्जिट की फुल फ्रीडम है, वो कभी भी न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं और पुराने फर्म्स लीव कर सकते हैं, लेकिन न्यू फर्म्स के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती कि वो एंटर कर जाए। अब एब्सोल्यूट फ्रीडम का यहाँ क्या मतलब है, जैसे हमने लाइफ बॉय का एग्जांपल लिया, अगर किसी नई इंडस्ट्री ने एंटर करना है तो वो एक ब्रांड नेम को कॉपी नहीं कर सकती, ना वो किसी का ट्रेडमार्क कॉपी कर सकती है। सो ये उनकी मोनोपोलिक पावर है कि उनका ब्रांड नेम, उनका ट्रेडमार्क कोई कॉपी नहीं कर सकता, उनका फॉर्मूला अगर वो नहीं चाहते तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं न्यू इंडस्ट्री पे। अगर वो इस फर्म में, इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं सो उन्हें इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैक परफेक्ट मोबिलिटी। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कम मोबाइल होते हैं, वो आसानी से मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अगर प्राइसेस सबके सेम है प्रोडक्ट्स की, अब जैसे लाइफ बॉय का, डिटॉल का, सैवलॉन का प्राइस सेम है, सो ऑफ कोर्स
लेबर्स की वेजेस भी सेम है, सो वो आसानी से मोबाइल नहीं करते, उनकी कुछ लॉयल्टी भी क्रिएट हो जाती है अपने फर्म के प्रति, सो वहाँ पे वो काम करना पसंद करते हैं. दैट्स वाई दे लैक मोबिलिटी. Next point, lack of perfect knowledge. Because of product differentiation, it is not possible to have perfect knowledge about a variety of brands in the market. So, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन को हर वेराइटी के ब्रांड का नॉलेज हो कि कितना है. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे इस चीज़ की कमी होती है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप सभी का प्राइस याद नहीं रख सकते. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड होता है. क्यों? क्योंकि अब वैसे तो यहाँ पे प्राइसेस नॉर्मली कांस्टेंट ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी अपना प्राइस डिक्रीज करेगी तो इधर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं. अब डिटॉल का क्लोज सब्सटीट्यूट लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय का डिटॉल है, सैवलॉन है, ये एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं. तो अगर इनमें से एक भी इंडस्ट्री, एक भी फर्म अपने प्राइस में चेंज लाएगा तो उससे इनके राइवल फर्म्स पे, या कहूँ मैं इनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके प्राइस पे, उनकी सेल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इनका स्लोप होता है डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड होता है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, पहले हम उसको थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं. Both under monopoly and monopolistic competition, firms' demand curve tends to slope downward from left to right. दोनों में ही downward slope होता है, we know that. But under monopolistic competition, the demand curve is much flatter than under monopoly. लेकिन जो मोनोपोली के अंदर डिमांड कर्व है और मोनोपोलिस्टिक में, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व फ्लैटर होता है मोनोपोली से. फ्लैटर होता है यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ, हेयर इट इज़. सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा मोनोपोली का डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरह का है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व कुछ इस तरह का है. सो यहाँ पे इसका मतलब है मोर फ्लैटर, ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैटर है एज़ कम्पेयर टू दिस. आई होप आप समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं. is much flatter than under monopoly. We know flatter the curve, more elastic it is. अब जितना ज़्यादा एक कर्व फ्लैटर होगा उतना ही वो ज़्यादा इलास्टिक होगा. इसको हम एक ईजिली हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है. देखिए परफेक्टली इलास्टिक कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है. सो जितना फ्लैटर, ये देखिए बिल्कुल फ्लैटर है, स्ट्रेट है, मतलब हॉरिजॉन्टल है वैसे एक्स एक्सिस से. सो जितना ये फ्लैटर है, इट इज़ परफेक्टली फ्लैटर, परफेक्टली पैरेलल है एक्स एक्सिस के. सो जो ये है इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. और जितना इसके कोई फ्लैटर होगा, मतलब जितना वो फ्लैटर होगा उतना ही एक डिमांड कर्व इलास्टिक होगा. उसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है. इसका क्या मतलब है कि उसमें जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक है. सो दैट डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शोज अ हायर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन अंडर मोनोपोली. सो इसका क्या मतलब है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है. और ऑफ कोर्स होगी भी. ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, whereas in monopoly market there are no close substitutes at all. ऐसा क्यों है कि ये ज़्यादा फ्लैटर है, ज़्यादा इलास्टिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली से? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. सो अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, मान लीजिए डिटॉल का प्राइस बढ़ जाए, सो हो सकता है डिटॉल यूज़ करने वाले लाइफ बॉय पे आ जाए. सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं ऐसे. टी का अगर हम एग्जांपल लें, सो टी में बहुत सारी चाय पत्ती बहुत ज़्यादा तरह की आती है. हो सकता है कि एक कंपनी अगर अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दे तो लोग उससे शिफ्ट करके दूसरी तरफ चले जाए. और ये मैं एक मैसिव स्केल पर पढ़ रही हूँ, एक मतलब एक मैसिव स्केल पर बता रही हूँ आपको. ऐसा कि आप एक ऐसा नहीं ले सकते कि एक महंगा ब्रांड है, हाँ भाई इसके केस में तो ऐसा नहीं होता. तो ऐसा सबके केस में नहीं होता, बट मोस्टली ऐसा हम होता है. ये हम इको में पढ़ते हैं कि मोस्टली मार्केट जो है हमारा वो किस रूल पे चलता है. सो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ज़्यादा होते हैं. मोनोपोली में तो कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अगर अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर चला जाएगा तो लोग डिमांड कम कर देंगे. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर प्राइसेस थोड़े से भी अप या डाउन होते हैं, सो
इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी डिमांड में। सो दिस इज़ द पॉइंट। और यहाँ पे हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ओलिगोपोली, जो हमारा लास्ट मार्केट है, और उसके बाद एक शॉर्ट समरी आएगी इस चैप्टर की पूरे की, जिसमें मैं एक शॉर्ट में सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।